यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। मौर्य के साथ 2 अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दिया और दावे किए जा रहे हैं कि कुछ और बीजेपी विधायक जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, उसके इंतजार में। ऐसी खबरों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। उधर बगावत के बीच दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अमित शाह यूपी पर लगातार बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मैराथन बैठक की और ये माना जा रहा है कि कई ऐसी सीट हैं जहां पर उम्मीदवार एक ही सीट के लिए 2-2, 3-3 हैं। वहां कैसे निर्णय किया जाए कि कौन सा उम्मीदवार सही होगा। खबरें तो ये भी चल रही थी कि कई विधायकों का टिकट कट सकता है। इसी बात से विधायक नाराज हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, कल से जब से आपने इस्तीफा दिया है तब से एक तरीके से सस्पेंस है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जा रहे हैं। 1-2 दिन तक ये सस्पेंस बना भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतिम निर्णय मैं नहीं सुना देता, स्वाभाविक रूप से लोगों में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। और 14 जनवरी को वो घड़ी आएगी जब मेरा अंतिम धमाका होगा कि हमारा अगला क्या निर्णय होगा, और जो भी निर्णय होगा वो वर्तमान सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आपके साथ दोस्ती का एक तरीके से फोटो ट्वीट कर दी। ये हो गया कि आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं कि क्या है? अभी सस्पेंस इसी बात से खड़ा हो गया। अगर किसी ने मुझे धन्यवाद देने के लिए ट्वीट किया है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जाना कहां है? हम आज और कल 2 दिन अपने साथियों से संवाद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता समर्थक आ रहे हैं और साथ ही साथ जो यहां आ रहे हैं वो हमारे निर्णय में मुहर लगा रहे हैं, और साथ ही साथ जो नहीं आ रहे हैं उनसे हम संवाद कर रहे हैं। और अंतिम निर्णय कल शाम तक आ जाएगा, जिसको मैं 14 जनवरी को सुना दूंगा। मतलब अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जाने में सस्पेंस है। 14 जनवरी को अंतिम निर्णय आएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के नहीं हो सकते। तो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में जिसका काफी समय बीता, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, तो क्या वो गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का ही बना रहेगा? उनको तो अवसर देखने पर दल बदल की आदत सी पड़ गई है, सब वो अपना करेंगे। और जो विधायक उनके साथ हैं, उनके व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, वो अपना उनके साथ जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन विधायकों का भी यही है कि जो आदमी बसपा का ना हुआ, जो भाजपा का ना हुआ, वो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का बना रहेगा? मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हो। इस सेंधमारी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए। हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से निलंबित हैं। उनके अलावा पूर्व विधायक धर्मपाल और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच आपको लिए चलते थल सेना प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। And I am hopeful that you shall see further development in the days ahead. But while we say that, while there has been partial disengagement, the threat has by no means reduced, and the force levels are more or less the same, and from our side they have been enhanced. The threat assessment and internal deliberations that we have carried out from time to time have resulted in some reorganization and realignment of forces in keeping with the Army's mandate
of ensuring our territorial integrity. And this also caters for the major augmentation that has taken place in the PLA's forces and their infrastructure. While we will continue to deal with the PLA in a firm and resolute manner, necessary safeguards are in place to take care of any contingency. Upgradation and development of infrastructure along the northern borders is also being carried out in a holistic and comprehensive manner. This includes roads, tunnels, all-weather connectivity, strategic railway lines, additional bridges across the Brahmaputra, storage facilities for fuel, oil, lubricants, supplies. So it is an all-round holistic development. Side by side, major efforts have also been undertaken to see what all dual-use infrastructure is there which can be made use of, which is available in the civil domain. On the western front, along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. In Jammu and Kashmir, the whole of government approach has led to a progressive improvement in the security situation. There have been efforts to give an indigenous hue to terrorism by setting up a facade of proxy terror tanzeems, but these attempts have failed miserably and have not got any public support. Various other inimical elements re-energized their attempts at disrupting peace in the valley, mainly by trying to target minorities, non-locals, migrant labor, and so on. However, this also has not succeeded very much, and we have been able to counter these challenges also. In the northeast, the overall security situation is under control. A robust security posture has significantly curtailed the operation space for terrorists. And in keeping with the improved situation, there has been a graduated de-induction of army units where the situation has improved and they have now free to concentrate on their primary task. On the India-Myanmar border, this is an important facet of our security calculus. Due impetus is being given to the border guarding role by the Assam Rifles. And here we do intend to progressively increase the number of Assam Rifle battalions deployed for border guarding of this very important India-Myanmar border. In the northeast again, the regrettable incident which happened in Oting in Nagaland on 4th of December is being thoroughly investigated. We remain committed to the security of our countrymen even during the conduct of operations. We have SOPs that encapsulate our operational experience, which have been refined over a period of time, and appropriate action will be taken and corrective measures instituted to further refine these, based, of course, on the outcome of the investigations. Overall, in line with our operational realities, we have undertaken reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out, while retaining our capability for punitive strikes on the western front. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well.
the IBGization, if I may call it that, of select formations along the western and northern borders will soon come to fruition. In line with our collective efforts towards greater synergy and integration for the establishment of Theatre Command, we on our part are carrying out our deliberations in consultation with the other two services, in line and keeping in mind the timelines which have been given to us by headquarter IDS. We, that is the Indian Army, stand fully committed to jointness and synergy. There has also been a sustained and coordinated effort towards capability enhancement. The crisis on the northern borders gave us an opportunity to fast-track our infrastructure development and undertake doctrinal reviews and make up various operational voids which had been existing through emergency and fast-track procurements. While doing all this, the Indian Army, we are committed to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and we have prioritized our procurements so that maximum of this should go to the Indian industry. And at the same time, we are also hand-holding numerous indigenization projects, right from the design and development stage, right to the trials and their induction into the army. बढ़ रहे आगे, फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज बड़ा अपडेट आया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस कमेटी की अध्यक्ष होंगी। इसके अलावा कमेटी में 4 और सदस्य हैं। कोर्ट ने बाकी सभी कमेटियों की जांच पर रोक लगा दी है। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का यह वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो। आप कह रहे हो कि 50 किलोमीटर की दूर पे ये पाकिस्तान का गोला था जो वहां आकर गिर सकता था। तो प्रधानमंत्री जी, आप जब बिरयानी खाने वहां चले गए थे बिना बताए, सुरक्षा का घेरा तोड़ के, तब आपको कोई खतरा नहीं था। पंजाब कोई आतंकवादियों का देश है? पंजाब कोई खालिस्तानियों का है? पंजाब को क्या देशद्रोहियों का है? पंजाब देशभक्तों का है। पंजाब फतेह के इरादे से अरविंद केजरीवाल ने 10 सूत्रीय एजेंडा जारी किया। इसमें करीब करीब वो सभी बातें शामिल हैं जो वो अभी तक अपनी गारंटियों और वादों में कहते आए हैं। पहला एजेंडा रोजगार का, दूसरा नशा मुक्ति का। केजरीवाल ने बेअदबी के मामलों पर एक्शन लेने की बात भी अपने एजेंडे में शामिल की है। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार। आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर घर के अंदर बेरोजगार है। रोजगार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है। हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूं। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर रोजगार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नशा बंद करेंगे। कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकी साठगांठ है। सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की,
हम इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करेंगे। तीसरा है पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना। बेअदबी के इतने सारे किस्से हुए, बेअदबी के इतने सारे हादसे हुए और सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी हुई समय समय पे, लेकिन किसी भी एक भी मामले के अंदर किसी को सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं कि हमारी पंजाब पुलिस इसके काबिल नहीं थी करने के। एक बार खुली छूट दे दो, देखो पंजाब पुलिस आपको कितना शानदार काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। षड्यंत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े तार थे, ऊपर तक थे तार पार्टियों के, और ये सारी पार्टियां मिली हुई थी। इसकी सरकार आ जाए वो उसको बचाते हैं, उसकी सरकार आ जाए उसको बचाते हैं। नतीजा क्या हुआ? रोज बेअदबी के किस्से सुनने को मिलते हैं, रोज बेअदबी के, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है लोग। चौथा है भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है, पंजाब में रिसोर्सेज भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये सारा पैसा खा गए। ये कहां गया 3.5 लाख करोड़? इन नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। 5वां, शिक्षा। आज पंजाब में सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। टीचर क्लास में पढ़ाने के बजाय स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली, लाठीचार्ज किया जाता है टीचर्स के ऊपर। इसको बदलेंगे। टीचर अब क्लासरूम में पढ़ाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल शानदार कर दिए, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दी, हमें करनी आती है, ऐसे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी शानदार करेंगे।